हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हानु ग्लोबल स्टडीज़ पर। और जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे थे, हमने एशिया को कवर किया था और कल हमने एशिया की सभी लोकेशंस को जाना था और साथ ही यहाँ की झीलों को कवर किया था। आज हम जो करने वाले हैं, हम एशिया की सभी नदियों को करने वाले हैं। ठीक है जी, क्योंकि नदियों का टॉपिक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उससे क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आप हेडिंग डाल लीजिएगा एशिया की नदियाँ। एशिया की नदियां। एशिया की नदियों की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले जो इंपोर्टेंट नदियां हैं उन नदियों की बात करेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं, दो नदियों की बात करते हैं। दोनों ही नदियां एक ही जगह से निकलती हैं। ठीक है जी, ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं ये है पामीर का पठार। ठीक है, पामीर पठार का क्षेत्र है। यहीं से ही दो नदियां निकलती हैं, आमू दरिया नदी और सिर दरिया नदी। ये दोनों जो नदियां हैं ये पामीर के पठार के क्षेत्र से निकलती हैं और कहां पर जाकर गिर जाती हैं, अरल सागर में गिर जाती हैं। और ये जो क्षेत्र है, जो ये दोनों नदियां हैं, आमू दरिया और सिर दरिया नदी का जो क्षेत्र है, यहीं पर आप देख रहे हैं ये पूरा जो क्षेत्र है अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, और ये तजाकिस्तान, ये सब इसी का क्षेत्र है, इन्हीं नदियों का क्षेत्र है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन कौन से ये जो नदियां हैं कौन कौन से देशों को टच करती हैं। ठीक है जी, तो सबसे पहले जो नदी है, कौन सी नदी है, आमू दरिया और सिर दरिया नदी है। सिर दरिया नदी। ठीक है जी, तो हमारा पहला क्वेश्चन यही रहता है कि नदियों का जो उद्गम है वो कहां से हुआ है। कहां से हुआ है उद्गम, पामीर के पठारी क्षेत्र से। कहां से हुआ है, पामीर के पठारी क्षेत्र से। और मुहाना कहां पर है नदियों का, दोनों नदियां कहां पर जाकर गिर जाती हैं, अरल सागर में जाकर गिर जाती हैं। कहां पर गिरती हैं, अरल सागर में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है जी, तो दोनों नदियां आमू दरिया और सिर दरिया जो नदी हैं कहां पर गिरती हैं, जाकर अरल सागर में गिर जाती है। आपके पेपर में इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सी नदियां जो हैं वो अरल सागर में जाकर गिरती हैं या ब्लैक सागर में जाकर गिरती हैं। जैसे मैंने आपको काला सागर से जो नदियां गिरती हैं तो वो मैंने आपको पढ़ाया था कि वहां पर आप याद रखेगा कि यूराल नदी जो है, वो वोल्गा जो नदी है, वो सभी नदियां जो है कहां पर जाकर गिरती हैं, अरल सागर में जाकर गिर जाती हैं। ठीक है, और क्षेत्रों के नाम भी याद रखिएगा कि कहां कहां पर ये जो क्षेत्र है। ठीक है जी, तो आप याद रखिएगा ये जो क्षेत्र कौन कौन से देश लगते हैं। ठीक है जी, तो अफगानिस्तान, ठीक है जी, कजाकिस्तान, ठीक है, और आप देख रहे हैं अफगानिस्तान है। ठीक है जी, अफगानिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। ठीक है जी, और किर्गिस्तान है। उज्बेकिस्तान कौन सा है, उज्बेकिस्तान, ठीक है जी, और तजाकिस्तान कौन सा है जी, तजाकिस्तान। तो पहली नदी जो है आमू दरिया, ठीक है जी, और सिर दरिया नदी है। ठीक है, इसके बारे में हमने कवर किया। दूसरी जो नदी है, दूसरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है जी, जो हिमालय पर्वत के कैलाश मानसरोवर से निकलती है। और ये जो ग्लेशियर का जो नाम है वो है चेमयुंगनुंग ग्लेशियर। ठीक है जी, वहां से निकलती है और निकलते हुए सबसे पहले ये तिब्बती क्षेत्र में होती है, बहती है। उसके बाद ये भारत के अरुणाचल प्रदेश से होते हुए एंट्री करती है और उसके बाद ये बांग्लादेश में जाती है और बांग्लादेश में से कहां पर पहुंच जाती है, बंगाल की खाड़ी में एंट्री कर लेती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो कैलाश मानसरोवर के, कहां के, कैलाश मानसरोवर के कहां से निकलती है, चेम योंग डोंग ग्लेशियर से निकलती है। किससे निकलती है, चेम योंग, तो आप इसको लिखिएगा। सबसे दूसरी नदी जो है हमारी, कौन सी नदी है,
ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है जी। तो हमने दूसरी जो नदी है इसको थोड़ा सा, एक मिनट रुकिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है जी। कहां से निकलती है? कैलाश मानसरोवर के, कैलाश मानसरोवर के चेमयुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है जी। और अरुणाचल प्रदेश में बहती है। ठीक है जी। और तिब्बती क्षेत्र से बहती है। पहले आप लिख लीजिएगा गिरती कहां पर है। ठीक है जी। मुहाना कहां पर है? तो मुहाना जो है वो है बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में। इस नदी की जब हम बात करते हैं तो ये पहले चाइना के तिब्बती क्षेत्र में बहती है। ठीक है जी। जहां इसको किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। तो ये बहती है चीन में। ठीक है। तो चीन में किस नाम से जाना जाता है? सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। जाना जाता है। तो जैसे ही ये चाइना से होते हुए तिब्बती क्षेत्र से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही एंट्री करेगी तो वहां पर बांग्लादेश, और बांग्लादेश में एंट्री करती है तो आप देखेंगे कि वहां पर ही इसके साथ कई सारी सहायक नदियां जुड़ती हैं। ठीक है जी। तो जैसे ही अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करेगी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश से होते हुए गुजरेगी तो वहां पर दिबांग, दिहांग, लोहित, सुबनश्री, ये बहुत सारी सहायक नदियां हैं जो इससे जुड़ी हुई हैं। ठीक है जी। तो इसकी सहायक नदियां भी जरूरी है। ठीक है। तो सहायक नदियां, ठीक है, दिबांग, लोहित, सुबनश्री, ठीक है जी, दिबांग, दिहांग, ठीक है जी। ये सभी जो हैं इसकी सहायक नदियां हैं, दिबांग, दिहांग, सुबनश्री, लोहित। ठीक है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। ठीक है। उसी के साथ जब ये, जिसको हम ब्रह्मपुत्र नदी कह रहे हैं, और ये बांग्लादेश में एंटर करती है, ठीक है जी, बांग्लादेश में जब एंटर करेगी तो इसका जो नाम है वो पद्मा के नाम से जाना जाएगा। कौन से नाम से जाना जाएगा? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश में, बांग्लादेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से, पद्मा नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। जब आपसे पूछेगा कि चाइना, चीन, और चीन में भी कहां पर? तिब्बत क्षेत्र में। जब आपसे पूछेगा कि चीन के तिब्बत क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी को कौन से नाम से जाना जाता है तो आप क्या बताएंगे? सांगपो नाम बताएंगे। ठीक है जी। जब वो पूछेगा कि बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है तो आप क्या बताएंगे? पद्मा के नाम से जाना जाएगा। ठीक है जी। भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी। और साथ ही साथ जैसे ही आप इस नदी को देखेंगे, ठीक है जी, ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये वाली जो नदी है, ठीक है, यही नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। इसी के, जब ये भारत में एंटर, भारत से एक नदी इसमें एंटर करती है जिसका नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी है जी? तीस्ता नदी। ठीक है। तो ये जो, अगर आपसे कोई पूछेगा कि बांग्लादेश में भारत से कौन सी नदी एंटर करती है, कौन सी इसकी सहायक नदी है, तो अंतिम जो इसकी नदी है वो है सहायक नदी तीस्ता नदी। तो बांग्लादेश में ही तीस्ता नदी इसमें अंतिम रूप से मिल जाती है। ठीक है जी। कैसे मिल जाती है? इसकी सहायक नदी के रूप में मिल जाती है। तो भारत से जो नदी आती है उसका नाम है तीस्ता नदी भी है। ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। इसकी विशेषताओं में लिख लीजिएगा।
बांग्लादेश में ही, बांग्लादेश में तीस्ता नदी, तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। कहां मिलती है? ब्रह्मपुत्र में आकर मिलती है। कर मिलती है, ठीक है जी। तो हमने आपको कहां से निकलती है, कहां पर जाती है, ठीक है जी। चाइना में इसका नाम क्या है, भारत बांग्लादेश में इसका क्या नाम है, ठीक है जी। इन सभी चीजों को कवर किया है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, क्योंकि हम इसको भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं, तो भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से जब पढ़ा जाता है तो यहाँ पर तो हमारी जो विशेषताएं हैं वो इतनी ही काफी हैं, लेकिन जब हम भारत के कंटेक्स्ट में पढ़ते हैं तो हम ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि इसके लेफ्ट से कितनी कौन सी सहायक नदियां जुड़ती हैं, राइट से कौन सी जुड़ती हैं, ठीक है जी। बहुत सारी चीजें इसमें जुड़ जाती हैं, डैम वगैरह सभी, ठीक है। तो हम इतने पर ना जाकर एक बेसिक व्यू के साथ कवर कर रहे हैं चीजों को, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं और नदियों की, ठीक है जी। तो हमने पहली जो है आमू दरिया नदी, सिर दरिया नदी को कवर किया, ठीक है। उसके बाद जो हम नदी कवर कर रहे हैं वो है ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली नदी, ठीक है जी। ये वाली नदी, ये जो नदी आप देख रहे हैं मैप में, मुझे उम्मीद है कि आप मैप आपने खोला हुआ होगा, ठीक है। इस नदी का नाम है हुआंगो, हुआंग हो, क्या नाम है जी? हुआंग हो। आप देख रहे हैं ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है चाइना का क्षेत्र है, ठीक है जी। और ये जो हुआंगो नदी है, ठीक है, ये जाकर कहां पर गिर रही है? येलो सी में जाकर गिरती है। कहां पर जाकर गिरती है? येलो सी में। इसी कारण इसको येलो नदी के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? येलो नदी में। हालांकि इसका एक कारण और भी है कि ये जो क्षेत्र है, जब ये नदी आगे बढ़ती है अपने क्षेत्र में, तो ये अपने साथ बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं कि मैदानी क्षेत्रों से एक मिट्टी लेकर जाती है, ठीक है जी। तो वो मिट्टी जो है वो पीले रंग की होती है, ठीक है। तो उस पीले रंग की मिट्टी के कारण ही इस नदी को येलो नदी कहा गया है, पीली नदी कहा गया है, ठीक है जी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो खाड़ी, ये जहां पर ये जाकर गिर रही है, ये है पोहाई की खाड़ी। क्या है? पोहाई की खाड़ी। जहां से ये निकलती है वो है कुनलून पर्वत। कहां से निकलती है? कुनलून पर्वत। तो चीन के कुनलून पर्वत से निकलती है और कहां पर जाकर गिर जाती है? पोहाई की खाड़ी। पोहाई की खाड़ी जो है किस सागर का पार्ट है? पीले सागर का पार्ट है, ठीक है जी। और ये जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ज्यादा अपने यहाँ पर मिट्टी वगैरह लेकर आती है, तो इसी मिट्टी के कारण इसको चीन का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में कोसी नदी है जो अपने रास्ते बदलती है और बहुत सारी मिट्टी अपने नदी में लेकर आती है। तो उससे क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी का जमा हो जाता है, ठीक है, और फसलें खराब हो जाती है। इसी कारण इसी को भी क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है चीन का, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। हाँ जी। तो कौन सी नदी है हमारी तीसरी नदी? वांगो नदी, वांग हो, या फिर इसी को येलो रिवर के नाम से येलो नदी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। तो कहां से निकलती है? चीन के कुनलून पर्वत से निकलती है, कुनलून पर्वत से निकलती है, ठीक है जी। और कहां पर जाकर गिरती है? पोहाई की खाड़ी, पोहाई नहीं, पोहाई की खाड़ी में, पोहाई की खाड़ी में। और पोहाई की खाड़ी किसका पार्ट है? पीले सागर का पार्ट है, पीला सागर। पोहाई की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, ठीक है जी। और इसी नदी को क्या कहा जाता है चीन का? चीन का शोक कहा जाता है जी, ठीक है जी। चीन का इस नदी को, इस नदी को चीन का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है जी।
ठीक है जी। तो चीन के शोक की बात करते हैं, क्योंकि मैंने कहा था कि ये नदी जो है अपने साथ बहुत ज्यादा मिट्टी लेके आती है और मिट्टी के कारण ही बाढ़ की स्थितियां बन जाती हैं और उससे कटाव भी होता है। ठीक है जी। तो याद रखिएगा, जो इस नदी का जो क्षेत्र है, इस नदी का क्षेत्र बाढ़ और कटाव के कारण, किसके कारण जी? कटाव के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है जी। कटाव के कारण प्रसिद्ध है। साथ ही साथ इसके बारे में आपको बता दूं कि इसकी जो ये नदी है, जब ये नदी अपने साथ मिट्टी बहाकर लेके आती है तो ये उसी मिट्टी से एक बहुत बड़े मैदान का निर्माण होता है। ठीक है जी। उसी मैदान को कहा जाता है सिलिका का मैदान, क्योंकि इस मिट्टी में सिलिका बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। तो इसी को सिलिका का मैदान या सिल्ट का मैदान भी कहा जाता है। ठीक है जी। और इसी मैदान को लोएस का मैदान भी कहा जाता है। तो इस नदी के साथ जो मिट्टी आती है, तो जिस मैदान का निर्माण होता है इस नदी के कारण, मैदान का जो निर्माण हुआ है, ठीक है जी, मैदान का जो निर्माण हुआ है उसी मैदान को कहा जाता है सिल्ट का मैदान, ठीक है, या फिर सिलिका का मैदान, या फिर लोएस का मैदान। ठीक है जी। ये सभी नाम एक ही हैं, लोएस का मैदान। ठीक है जी। विशेषताएं बहुत ज्यादा हैं इस नदी की। ठीक है जी। तो आप कोशिश कीजिएगा कि ये नदी जो है आप जरूर याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट नदियों में से एक है। ठीक है जी। याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं दूसरे नदियों की। ठीक है जी। यहां पर एक नदी आप देख रहे होंगे, ये नदी जो आप देख रहे हैं ये वाली, ठीक है जी। नहीं जी, ये वाली तो हमने कर ली है। ये वाली नदी जो आप देख रहे हैं, ये वाली जिसको बोलते हैं यांगजी कियांग नदी। कौन सी नदी बोलते हैं? यांगजी कियांग। ये आप देख रहे हैं कि ये पूर्वी चाइना सागर में जाकर गिर रही है। कहां पर जाकर गिर रही है? पूर्वी चाइना सी में जाकर गिर रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो है, ये आप जो पठारी जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये जिसको तिब्बत का पठार बोला जाता है, वहीं से ये निकलती है नदी। ठीक है। और इसी के बाद ये जो नदी है, ये इतनी लंबी है कि इसे एशिया की सबसे लंबी नदी होने का दर्जा प्राप्त है। ठीक है जी। तो एशिया की अगर आपसे पूछे कि एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप बताइएगा यांगजी कियांग नदी जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। जहां पर ये नदी गिरती है ईस्ट चाइना सी पर, ठीक है जी, वहीं पर ही चाइना की जो दो फेमस शहर हैं, ठीक है जी, एक तो संघाई, संघाई, और दूसरे शहर का नाम है वुहान। क्या नाम है? वुहान। ये दोनों के दोनों शहर इसी के किनारे बसे हुए हैं, मतलब इस नदी के मुहाने पर बसे हुए हैं। ठीक है जी। तो आप जो नदी है, कौन सी नदी है? चौथी नदी है जी। ठीक है जी। यांगजी कियांग नदी। ठीक है जी। एशिया की सबसे लंबी नदी, एशिया की, एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है जी। कहां से निकलती है? तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलती है। तिब्बत के पठारी क्षेत्र से निकलती है। और मुहाना कहां पर है? पूर्वी चीन सागर में जाकर गिरती है। कहां पर गिरती है? पूर्वी चीन सागर। और पूर्वी चीन सागर किसका पार्ट है? प्रशांत महासागर का पार्ट है। ठीक है जी। और मैंने आपको बताया था कि इसके किनारे ही दो शहर बसे हैं। ठीक है जी। मुहाने पर ही क्या शहर है? ठीक है जी। पहला है संघाई और दूसरा है वुहान सिटी, वुहान शहर।
ठीक है जी। तो दो शहर बसे हुए हैं, एक है संघाई सिटी और दूसरा है वुहान शहर। और कहां पर जाकर गिरती है? पूर्वी चीन सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है। साथ ही साथ इसी नदी पर एक डैम बना हुआ है। ठीक है जी, क्या बना हुआ है? डैम। डैम भी आप इसको यहीं पर याद रखिएगा, जिसको बोलते हैं थ्री गार्ज डैम। ठीक है जी, थ्री गार्ज डैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है जी, बहुत बड़े डैमों में से एक है। ठीक है जी, थ्री गार्ज डैम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अन्य नदियों की। ठीक है जी, तो मैप पर पहुंचते हैं। इसके बारे में इतनी ही विशेषता याद रखनी है। ठीक है, मैंने कहा था कि नदियां कहां पर गिरती हैं, कौन कौन से शहर, सहायक नदियां, वो सभी इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बारे में आपको मैंने शहर के बारे में बताया कि शहर जो है कौन कौन से शहर है। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं, जैसे कि हमने ऊपर से नदियों को कवर किया। ठीक है जी, इसी में हम ये जो नदी आप देख रहे हैं यहां पर, ठीक है जी, जी हाँ, इसी को देखिए, मैकोंग नदी आप देख रहे हैं, ये वाली नदी आप, ठीक है जी, यहीं से निकलती है चाइना के दक्षिणी क्षेत्र से, मतलब तिब्बत के क्षेत्र से निकलती है। और ये नदी आप देख रहे होंगे कि ये होते हुए लोएस्ट थाईलैंड से होते हुए कहां पर गिर जाती है? कंबोडिया। कंबोडिया जो अभी ये आप देख रहे हैं साउथ चाइना सी का पार्ट, यहां पर जाकर गिर जाती है। ठीक है, जो उद्गम है वो तिब्बत के पठार से ही है, क्योंकि ये तिब्बत का प्लेटू आप पूरा का पूरा देख रहे हैं, तिब्बत के प्लेटू से ही उद्गम होता है। और तिब्बत के प्लेटू से उद्गम होने के बाद ये जो नदी है साउथ चाइना सी में जाकर गिर जाती है। साउथ चाइना सी में गिरने से पहले ही यहीं पर ही कंबोडिया की जो राजधानी है जिसका नाम है नामपे, जी हाँ, क्या नाम है? नामपे, ये स्थित है। ठीक है, तो आपसे एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मैकोंग नदी के मुहाने पर किस देश की राजधानी, मतलब राजधानी जो है कौन सी राजधानी स्थित है? ठीक है, तो आप याद रखिएगा कंबोडिया की राजधानी जो है नामपेन जो है वो यहां पर स्थित है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको जब ब्राजील की एक नदी पढ़ाई थी, दक्षिण अमेरिका हम पढ़ रहे थे, तो वहां पर अमेजोन नदी बताई थी कि ये विश्व की सबसे ज्यादा आयतन वाली नदी है, मतलब जैव विविधता बहुत ज्यादा है और वहां पर पानी बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। ठीक है जी, इसके बारे में मैं बता दूं कि ये जो नदी है ये आयतन के मामले में, ठीक है जी, जिसको हम जैव विविधता के मामले में बोल रहे थे कि जैव विविधता बहुत ज्यादा है वहां पर, उसी तरीके से इस नदी के किनारे भी जैव विविधता बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये विश्व की दूसरी सबसे, मतलब कि दूसरे नंबर पर आती है जैव विविधता के मामले में। ठीक है जी, तो पहले तो आप कौन सी नदी पढ़ रहे हैं जी? हम पढ़ रहे हैं मैकोंग रिवर। कौन सी पढ़ रहे हैं जी? मैकोंग नदी। कितनी नदी हो गई जी हमारी? 4। मैकोंग नदी। उद्गम तिब्बत के पठार से, तिब्बत के पठारी क्षेत्र से। मुहाना, मुहाना कहां पर है? दक्षिण चीन सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है जी, और साथ ही साथ इसकी हम कह रहे थे कि ये जो नदी है ये विश्व में अमेजोन के बाद, विश्व में अमेजन नदी के बाद, नदी के बाद दूसरी सबसे अधिक, सबसे अधिक जैव विविधता वाली नदी है, जैव विविधता वाली नदी है। ठीक है जी, और हम बात करते हैं शहर की, तो इसी के मुहाने पर, मुहाने पर कंबोडिया की राजधानी, कौन सी राजधानी जी? कंबोडिया की राजधानी नाम पे स्थित है। ठीक है जी, तो कंबोडिया की राजधानी जो मैकोंग नदी है, मैकोंग नदी के मुहाने पर ही, ठीक है जी,
कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? नाम पे स्थित है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि दूसरी सबसे अधिक जैव विविधता वाली नदी कौन सी है, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी नदियों की। ठीक है, यहीं पर ही आप जब म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार की दो नदियां आपको देखेंगे यहाँ पर। साल्विन नदी आप ये जो तिब्बत के पठारी क्षेत्र से ही निकलती है, जाकर कहां पर गिर जाती है? अंडमान सागर में जाकर गिर जाती है। ठीक है, और इरावदी नदी जो है वो भी म्यांमार की ही नदी है, और कहां पर जाकर गिर जाती है? अंडमान सागर में जाकर गिर देती है। इरावदी नदी के बारे में आपको बता दूं कि ये म्यांमार को दो भागों में बांट देती है। कैसे, कितने भागों में बांट देती है? दो भागों में बांट देती है। और म्यांमार, ये जो साल्विन नदी जो आप देख रहे हैं, ये जो है म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। कैसी नदी है? म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जो इरावदी नदी है वो दो भागों में बांटती है, और कहां से निकलती है? तिब्बत के पठारी क्षेत्रों से ही निकलती है। ज्यादातर नदियां यहीं से उद्गम हुआ है। ठीक है, तो छठी नदी जो है कौन सी नदी है? साल्विन नदी। ठीक है, इरावदी भी यहीं पर लिख लीजिए, क्योंकि इरावदी भी दोनों ही है। दोनों ही नदी कहां की है? म्यांमार की है इरावदी नदी। कहां से निकलती है? उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है तिब्बत के पठारी क्षेत्रों से। तिब्बत के पठारी क्षेत्र से। ठीक है जी, और कहां पर गिरती है? मोहाना कहां पर है? मोहाना जो है वो है अंडमान सागर। अंडमान सागर में जाकर गिर जाती है। इरावदी नदी के बारे में मैंने कहा था कि ये म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। म्यांमार की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, लेकिन साल्विन नदी के बारे में जी नहीं, हाँ जी, ये उल्टा हो गया। ठीक है जी, इरावदी नदी, जो साल्विन नदी जो है वो म्यांमार की सबसे लंबी नदी है, लेकिन जो इरावदी नदी है वो म्यांमार को दो भागों में बांटती है। दो भागों में, क्योंकि ये इसके बीचों बीच से निकल जाती है। ठीक है, दो भागों में बांटती है। ठीक है जी, तो आप जब मैप देखेंगे, तो अभी मैंने बताया था, आप मैप में जब देखेंगे तो ये साल्विन नदी ये रही, और इरावदी नदी जो है वो बिल्कुल इसी के पास में है। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा दोनों जो नदियां हैं कहां पर गिरती हैं? अंडमान सागर में जाकर गिर जाती हैं। अंडमान सागर में जाकर गिर जाती हैं, और इसी के साथ ही हम जो और भी नदियां हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि हमने यहाँ की नदी नहीं पढ़ी है। ठीक है, यहाँ की नदियां बहुत इंपॉर्टेंट है। टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है जी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां, ये दोनों जो नदियां हैं आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये रही, एक मिनट रुकिएगा। ठीक है जी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियां ये दोनों जाकर मिल जाती है, और कहां पर गिर जाती हैं? फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती हैं। ये दोनों जो नदी हैं, ये जो पूरा आप क्षेत्र देख रहे हैं, ये तुर्की के अनातोलिया पर्वत। ठीक है जी, आपके ये जो पर्वत है, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो पर्वत है, जिस पर्वत के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, अगली क्लास में हम पूरे एशिया के पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि पामीर के पठार के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, सुल्तान पर्वत श्रृंखला, ये जो सभी हैं, ठीक है, ये तुर्की वगैरह की, ये सभी इसी में कवर होती हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ के जो क्षेत्र हैं उन्हीं को भी पढ़ना है, क्योंकि माउंटेन्स बहुत ज्यादा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, टिग्रिस जो और यूफ्रेट्स नदी जो हैं, ये तुर्की के टोरस पर्वत से निकलती हैं। ठीक है, और आगे चलकर ये जो दोनों नदियां हैं, ये जाकर गिर जाती हैं कहां पर? फारस की खाड़ी में गिर जाती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों नदियां हैं, टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदी जो हैं, इन्हीं को दजला और फ्रात नदियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, मेसोपोटामिया का सभ्यता का केंद्र रहा है ये क्षेत्र। ठीक है, ये दोनों नदियां जहां पर आपको दिख रही हैं, मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में आपने सुना होगा जब आप इतिहास पढ़ते हैं। तो प्राचीन सभ्यताओं के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में भी जानते हैं। ठीक है जी, और वहां पर
उसी के समकालीन एक सभ्यता हुआ करती थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ठीक है जी। ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा, ठीक है जी, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये खजूर की खेती के लिए बहुत फेमस है। किसकी खेती के लिए फेमस है? खजूर की खेती के लिए फेमस है। और इसी जो नदियां हैं, ये दोनों नदियां, इन्हीं के किनारे दो शहर बसे हुए हैं। एक तो है बगदाद और दूसरे का नाम है अलबसरा। ठीक है, दो शहर बसे हुए हैं, बगदाद और अलबसरा जो हैं, ये दोनों के दोनों इन्हीं नदियों के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, और आपको बस ये याद रखना है कि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा मेसोपोटामिया की सभ्यता का केंद्र रहा है। ठीक है, और टिग्रिस का नाम है दजला और यूफ्रेट्स नदी का नाम है फरात। ठीक है जी, तो आपको ये सभी चीजें याद होनी चाहिए। ठीक है जी, तो सातवीं जो नदी है टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ठीक है, जिनका दूसरा नाम जो है वो है दजला और फरात के नाम से भी जानते हैं, दजला और फरात नदियों के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहली बात की निकलती कहाँ से है। ठीक है, उद्गम कहाँ से होता है? उद्गम जो है, जैसे कि मैंने कहा था कि तुर्की के टोरस पर्वत से, टोरस पर्वत से निकलती है। मोहाना कहां पर है? फारस की खाड़ी में जाकर गिर जाती है, फारस की खाड़ी। ठीक है जी। विशेषताओं में मैंने कहा था कि इसी के किनारे शहर बसे हुए हैं, बगदाद और अलबसरा। ठीक है जी। ये जो क्षेत्र है, इन दोनों नदियों का जो बीच का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है मेसोपोटामिया की सभ्यता का केंद्र रहा है। मेसोपोटामिया की सभ्यता का केंद्र रहा है, केंद्र। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा था कि ये खजूर की खेती के लिए फेमस है। किसकी फेमस के लिए है? खजूर की खेती होती है जी यहाँ पर। अरब के खजूर के बारे में आपने सुना ही होगा कि वहां के जो खजूर हैं वो बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, और आपके कुछ रिलेटिव होते होंगे जो वो वहां पर जाते हैं। ठीक है जी, तो वो आपके लिए वो खजूर वगैरह लाते भी होंगे। ठीक है जी। साथ ही साथ एक और नदी जो है, हमने एक और नदी आपके बारे में, ठीक है जी, इसी क्षेत्र में, ये जो आप पूरा का पूरा क्षेत्र देख रहे हैं, यहीं पर ही दक्षिण भाग से ही एक नदी निकलती है जिसका नाम है छाओ फ्राया नदी, छाओ फ्राया। ठीक है जी। ये जो नदी है, ये आपने यहां पर, ये जो आप देख रहे हैं पूरा, ठीक है जी, ये जो नदी आप देख रहे हैं, ये जो नदी है इसका नाम है शाओ फ्राया नदी। ठीक है, यहीं पर ही, एक मिनट रुकेगा जरा। ठीक है जी। अच्छा, ये जो नदी है ये तो सीजियांग है, ये तो छोटी नदी है, ये तो हांगकांग इसके किनारे बसा हुआ है। ठीक है जी, तो आप चाहें तो इसको सीजियांग नदी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है जी, ये हांगकांग किसके किनारे बसा हुआ है? तो सीजियांग नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, इसको मैं सोच रहा हूँ कि इनको छोटी छोटी नदियां जो हैं ये बाद में लिखा ली जाएं, लेकिन पहले जो है, ये जो शाओ फ्राया जो नदी है ये थाईलैंड में है जी। ठीक है जी, कहां पर है? थाईलैंड में है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि शायो फ्राया नदी इसमें पूरी तरीके से विजिबल नहीं है, लेकिन आप एग्जाम उसमें देखेंगे, अपने मैप में देखेंगे, तो वहां पर आपको दिखेगा कि ये थाईलैंड की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। और थाईलैंड की खाड़ी के पास ही जहां पर ये गिरती है, वहीं पर ही थाईलैंड की जो राजधानी है बैंकॉक, क्या राजधानी है? बैंकॉक स्थित है इसी के किनारे बिल्कुल। ठीक है जी। और ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा आपको पता है कि ये चावल के लिए बहुत फेमस है। ठीक है, तो जो शाओ फ्राया जो नदी है चीन के दक्षिणी भाग से निकलती है। ठीक है, इसके बारे में भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
कहीं ये छूट ना जाए, ठीक है। 8वीं नदी शाओ फ्राया नदी, ठीक है जी। उद्गम दक्षिण, उद्गम जो है चीन के दक्षिणी भाग से होता है, चीन के दक्षिणी भाग से। मुहाना जो है कहां पर है, थाईलैंड की खाड़ी में गिरता है, थाईलैंड की खाड़ी में है, ठीक है जी। शहर कौन सा बचा है इसके मुहाने पर ही, इसी के मुहाने थाईलैंड की जो राजधानी है, थाईलैंड की राजधानी क्या नाम है जी, बैंकॉक, बैंकॉक स्थित है, ठीक है। बैंकॉक, एक मिनट रुकिएगा, बैंकॉक तो सही लिखा था जी, बैंकॉक, ठीक है जी, बैंकॉक स्थित है। और जैसे कि मैंने कहा था कि ये जो क्षेत्र है चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है, चावल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। और इसके बाद हम कुछ छोटी छोटी नदियां हैं, जैसे मैंने कहा था कि वो सीजियांग नदी जो आप देख रहे हैं, ये वाली जो नदी आप देख रहे हैं जीजियांग नदी, ठीक है, हांगकांग स्थित है, तो आप लिख लीजिएगा, छोटा सा ही लिखना है आपको इसके बारे में। सी जियांग नदी, इसके किनारे कौन सी राजधानी है, कौन सी क्षेत्र है, इसके किनारे, इसके मुहाने पर, मुहाने पर, मुहाने पर क्या बसा है, हांगकांग बसा है, हांगकांग बसा है, हांगकांग शहर बसा हुआ है जी, ठीक है। इसी के साथ हमने जो ये नदियां की हैं, उसके अलावा हमने अभी जो रसिया की जो नदियां हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लीना आप देख रहे होंगे ऊपर, येनिशी नदी आप देख रहे होंगे ऊपर, कोलियामा नदी आप देख रहे होंगे, ठीक है जी। ये नदी जो है, जैसे आपको ओब नदी आपको दिख रही होगी, ठीक है जी, ये नदी आप देख रहे हैं, ओब नदी ये रही, ठीक है, एक मिनट रुकिए, ओब नदी, ठीक है, येनिशी नदी आप देख रहे होंगे दोनों, ठीक है। ये जो नदी है ये रशिया के साइबेरियन क्षेत्र से निकलती है, कहां से निकलती है, रशिया के साइबेरियन क्षेत्र से। और ये जो सागर है, ये पूरा सागर आप देख रहे हैं, ये है कारा सागर, कौन सा सागर है, कारा सागर। तो आपके पेपर में आए कि ओब और येनिशी नदी कहां पर गिरती हैं, तो ओब और येनिशी नदी जो है, ओब और येनिशी नदी, ठीक है। उद्गम कहां से होता है, साइबेरिया के क्षेत्र से, साइबेरियन क्षेत्र से। और कहां पर जाकर गिर जाती है, मुहाना कहां पर है, कारा सागर में। और कारा सागर किसका हिस्सा है, उत्तरी सागर का हिस्सा है जी, ठीक है जी, कारा सागर या फिर जी आर्कटिक सागर का, ठीक है जी, किसका सागर का हिस्सा है, आर्कटिक महासागर का हिस्सा है, ठीक है जी। तो आर्कटिक महासागर के बारे में आपको मैंने बताया था, ठीक है जी, स्टार्टिंग में ही। उम्मीद है कि आपने ये लिख लिया होगा, ठीक है। यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं, इसलिए जो है चीजें जो हैं आप इसको नोट डाउन करते चलिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो ये छूट जाती हैं बाद में, ठीक है। उसी के साथ ही एक नदी आपको और दिखा दूं, ठीक है जी। यहां पर एक, एक मिनट रुकिएगा, ये आप ये नदी देख रहे होंगे, लीना नदी, लपटेप सागर में जाकर जो गिरती है, ठीक है जी, रूस के ही पार्ट की है, ठीक है, रूस का ही हिस्सा है। इस नदी के बारे में आपको बता दूं
कि ये नदी जो है, ये जो हम लीना नदी की बात कर रहे हैं, ये जो पूरा ये जो नदी आप देख रहे हैं ना, ये कहाँ से निकल रही है? बैकाल सागर से निकलती है, और यहाँ पर ये ऊपर जाकर कहाँ पर गिर जाती है? लपटेव सागर में गिर जाती है। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिएगा, लीना नदी। ठीक है जी। कहाँ से नहीं, उद्गम कहाँ से होता है? बैकाल झील से। बैकाल झील के बारे में हमने आपको पढ़ाया था कि ये विश्व की सबसे गहरी झील है। कहाँ से निकलती है जी उद्गम? बैकाल झील से। ठीक है, और मुहाना कहाँ पर है? लपटेव सागर में। कहाँ पर जाकर गिर जाती है? लपटेव सागर में गिर जाती है। ठीक है जी। और मुझे उम्मीद है कि आपने इन सभी नदियों को ईमानदारी पूर्वक पढ़ा होगा। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये वाली नदी नहीं हमने पढ़ी है जी। एक मिनट रुकिएगा जरा। जी हाँ, ये रही। जी हाँ, इसको बोलते हैं अमूर नदी। कौन सी बोलते हैं जी इसको? अमूर नदी। ये जो नदी है, ये आपने मैंने आपको सखालिन द्वीप पढ़ाया होगा। ठीक है, सखालिन द्वीप के बारे में यहाँ पर तत्तर जल संधि पढ़ाई होगी। ये जो नदी है अमूर नदी, इसको आप खुद से नोट कर लीजिएगा, अमूर नदी। अमूर नदी के बारे में आपको बता दूं कि अमूर नदी जो है ये कहां पर जाकर गिरती है? अखोटस सागर में जाकर गिर जाती है। इसका मुहाना जो है कहां पर है? अखोटस सागर में है, अखोटस सागर में। ठीक है, इतना ही याद रखिएगा इसके नदी में। कोलियामा नदी जो है वो इधर ईस्ट साइबेरियन सी में जाकर गिर जाती है, ईस्ट साइबेरियन सी इसको कहते हैं। ठीक है, इतनी ही नदी आप याद रखिएगा। ठीक है, झीलें वगैरह हमने सभी करा दी हैं, करा दी थी। ठीक है, और इसके बाद हम मिलेंगे एशिया के पर्वत पहाड़ और पठारों के साथ। ठीक है जी, और मुझे उम्मीद है कि हम इनको कल जो है एक और क्लास में सभी चीजों को कवर कर लेंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।